नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम मौर्य काल के सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं और मौर्य काल को आगे बढ़ा रहे हैं। मौर्य काल के आर्थिक व्यवस्था को ही हम लोग आज ही देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। और मौर्य काल प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से है और इस टॉपिक्स को हम बड़ी बारीकी से आप लोग को करवाए हैं। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि यहां से अब कोई भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा। तो चलिए आज हम लोग करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था क्लियर है भाई? तो आज किस टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, किसने भाई? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चारों वर्णों का उल्लेख किया है। चारों वर्णों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने जो समाज में चारों वर्ण थे उनका उल्लेख किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज में पहले से चली आ रही चार वर्ण व्यवस्था अभी भी चल रही थी। और चार वर्ण में पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो चारों वर्ण वाली जो व्यवस्था है वो मौर्य काल में भी जारी रहा। क्लियर है? चलिए एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा और यही आप लोग का प्रश्न है। कौटिल्य ने, किसने भाई? कौटिल्य ने शूद्रों को भी आर्य कहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्या कहा है भाई? आर्य। किसको? तो शूद्रों को। तो शूद्रों को आर्य कहा है किसने? यह प्रश्न आप लोग से पूछ सकता है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? आप लोग का आंसर होगा कौटिल्य। तो कौटिल्य ने शूद्रों को भी आर्य कहा है। अब है शूद्रों के कार्य। किसके कार्य भाई? शूद्रों के कार्य। तो शूद्र के कार्य को भी देखने के बाद लगता है कि शूद्रों की स्थिति में सुधार आई है। और शूद्रों का कार्य क्या है? तो शिल्प, व्यापार, शिल्प हुआ, व्यापार हुआ, कृषि तथा पशुपालन। तो ये दो बात बताता है कि शूद्रों की स्थिति मौर्य काल में अच्छी हुई है। क्लियर है? शूद्रों को आर्य भी कहा गया। किनके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। और शूद्रों का कार्य पहले सेवा करना था, लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है? शिल्प, व्यापार, कृषि और पशुपालन सभी में शूद्र भाग ले रहे हैं। और इससे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ है। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का, कौटिल्य ने वर्ण संकर जाति का भी उल्लेख किया है। वर्ण संकर जाति का भी उल्लेख किया है। तो कौटिल्य जो है वर्ण संकर जाति का भी उल्लेख किया है। वर्ण संकर जाति मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। तो वर्ण संकर जाति का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा कौटिल्य। और वर्ण संकर जाति का जो उदय है वह अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का परिणाम था। किस विवाह का भाई? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का परिणाम था। तो समाज में वर्ण संकर जाति उपस्थित थे, इसका उल्लेख कौन कर रहा है? कौटिल्य। क्लियर? आइए ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, पहले भी हम करवाए हैं। मेगास्थनीज ने, कौन भाई? मेगास्थनीज
ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में या 7 जातियों में बांटा है, 7 जातियों में भी बांटा है। कितने जातियों में? 7 जातियों में। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्ग में या कितने जाति में बटा हुआ था? आंसर क्या देंगे हम लोग? 7। क्लियर है? फर्स्ट कौन होगा? तो दार्शनिक। याद रखेंगे, क्रम भी कई बार आप लोग से पूछा गया है। तो 7 जातियों में या 7 वर्गों में मेगास्थनीज मौर्य समाज को बांटा है। फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है दार्शनिक, दूसरा है किसान। क्लियर है? दूसरा कौन है? किसान। तीसरा अहिर, अहिर को हम लोग ग्वाले भी कह सकते हैं। चौथा है कारीगर या फिर शिल्पी, कारीगर या शिल्पी। पांचवा जो है वो है सैनिक। छठा है निरीक्षक और 7वां है सभासद। ये याद रखेंगे आप लोग। तो बताइए, मेगास्थनीज जो है वो भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो 7 वर्गों में। कौन कौन भाई? फर्स्ट बताइए दार्शनिक, सेकंड बताइए किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा बताइए, पांचवा देखिए क्या है? सैनिक, छठा निरीक्षक और 7वां सभासद। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? अगर ये प्रश्न पूछे तो अब हम लोग आराम से कर पाएंगे। कितने में भाई? 7। कितने में बताइए? 7 वर्गों में। पहले भी जब हम मेगास्थनीज की इंडिका आप लोग को करवाए थे, वहां भी ये बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार हम जोर दे रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास नहीं थे या दास प्रथा नहीं था, दास प्रथा नहीं था। तो मेगास्थनीज का मानना है कि भारत में दास प्रथा नहीं था। तो बताइए कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा था या नहीं था? आंसर होगा नहीं था। लेकिन वहीं गौर करने वाली बात है कि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के दासों का भाई? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा प्रचलित था या नहीं था? आंसर होगा था, तभी तो 9 प्रकार के दास का उल्लेख करते हैं। तो कौटिल्य कितने प्रकार के दास का उल्लेख करते हैं? 9 प्रकार। क्लियर? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब एक प्रकार है, तो कौटिल्य के अनुसार दासों के एक प्रकार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में कई बार आया है, वो है अहितक। अहितक, अहितक या फिर कई जगह अहिताक भी लिखा रहता है। अहितक दास। तो कौटिल्य कितने प्रकार के दास का उल्लेख करते हैं? 9 प्रकार। क्लियर? उसमें से एक कौन है? अहितक दास। और कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, अहितक दास किस प्रकार के दास थे? तो आप लोग का आंसर होगा ऋण के बदले। याद रखिएगा, किसके बदले भाई? ऋण के बदले। किसके बदले? ऋण के बदले धरोहर के रूप में, धरोहर के रूप में रखे जाने वाले दास को, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखे जाने वाले दास को अहितक दास कहते हैं। ये अहितक दास किसे कहते हैं? कई बार आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है, इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान दें। तो बताइए अहितक दास किस प्रकार का दास है? ऋण के बदले
धरोहर के रूप में रखे जाने वाले दास को ही हम लोग क्या कहते हैं? अहितक दास। क्लियर है? आइए अब स्त्रियों की स्थिति गौर कीजिए। किसकी स्थिति? स्त्रियों की स्थिति। पूछेगा कि मौर्य समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो स्मृति काल की अपेक्षा, याद रखना है हम लोग को, स्मृति काल की अपेक्षा, स्मृति काल की अपेक्षा बेहतर स्थिति थी। यह डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप लोग को पूछा जाए कि मौर्य समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, आप लोग क्या बोलेंगे? स्मृति काल की अपेक्षा बेहतर स्थिति थी। किस काल की अपेक्षा भाई? स्मृति काल की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति मौर्य काल में बेहतर थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। उन्हें पुनर्विवाह, स्त्रियों को ध्यान रखिएगा, उन्हें पुनर्विवाह कॉमा नियोग प्रथा कॉमा विधवा विवाह की अनुमति थी। तो ध्यान रखिए, पुनर्विवाह कर सकती थी, विधवा विवाह हो सकता था, नियोग प्रथा प्रचलित थे, और ये सब द्योतक है स्त्रियों की स्थिति का समाज में अच्छा होना। अगर समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी तो नियोग प्रथा होगा, तो पुनर्विवाह की प्रथा होगी, तो विधवा विवाह होगा। क्लियर है? तो ये सारे प्रचलित थे। आइए ध्यान रखिएगा, संभ्रांत घर की स्त्रियां, संभ्रांत घर की स्त्रियां घर से बाहर, संभ्रांत घर की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थीं। संभ्रांत घर की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थीं। और कौटिल्य ने ऐसे स्त्रियों को, किसने? कौटिल्य ने, कौटिल्य ने ऐसे स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। अनिष्कासिनी कहा है। अब अगर आप लोग से ये टर्मिनोलॉजी पूछ दे कि मौर्य समाज में अनिष्कासिनी का क्या अर्थ है? किसका भाई? अनिष्कासिनी का। तो आप लोग का आंसर क्या देंगे? आप लोग का आंसर होगा कि स्त्रियां जो घर से बाहर नहीं निकलती थीं उनको मौर्य काल में क्या कहा गया है? अनिष्कासिनी। क्लियर है? आइए अर्थशास्त्र में, कहां भाई? अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। उल्लेख नहीं मिलता है। अगर आप लोग से पूछे कि सती प्रथा के विषय में आप लोग मौर्य समाज में क्या कहेंगे, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यूनानी लेखक, याद रखेंगे कौन? यूनानी लेखकों ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के सैनिकों, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के सैनिकों की स्त्रियों के, सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख मिलता है। सती होने का उल्लेख मिलता है। सती होने का उल्लेख मिलता है। तो अब दो बात पर ध्यान रखना है आप लोग को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सती प्रथा का उल्लेख नहीं करता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में सती प्रथा प्रचलित नहीं थे। लेकिन वहीं अगर हम लोग यूनानी लेखक की बात करेंगे तो यूनानी लेखकों का मानना है या कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में सैनिकों की जो स्त्री होती थी वो सती होती थी।
तो यूनानी लेखक का मानना है कि सती प्रथा उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित था, लेकिन कौटिल्य का मानना है कि सती प्रथा प्रचलित नहीं था। तो ये दोनों फैक्ट्स को आप लोग कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ें, कॉन्सेप्ट बनाकर ध्यान दें, ये काम आएगा आप लोग को बड़े लेवल के एग्जाम में। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं हम लोग। आइए अगला देखते हैं हम लोग। मौर्य युग में, मौर्य युग में गणिकाओं या वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। तो इस चीज पर ध्यान देना है हम लोग को। मौर्य युग में गणिकाओं एवं या वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। गणिकाओं या वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। तो यह पूछ सकता है मौर्य समाज में गणिका कौन थे, तो वेश्या को क्या कहा गया है? गणिका। क्लियर है? तो गणिकाओं का उल्लेख या वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। एक टर्म है रूपा जीवा, कई बार आप लोग को पूछा गया है रूपा जीवा। टर्म क्या है भाई? रूपा जीवा। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहते थे। तो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को हम लोग क्या कहते थे? रूपा जीवा। क्लियर है? आइए अगला ध्यान दीजिए। एक है छंदवासिनी, टर्म यूज हुआ है छंदवासिनी। कौन वासिनी? छंदवासिनी। अब टर्म दे देगा छंदवासिनी और कहेगा मौर्य काल में इस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे रूपा जीवा का पूछेगा, उसी तरह से छंदवासिनी के बारे में पूछेगा। तो ऐसी विधवाएं जो विवाह ना करके स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती हैं, ऐसी विधवाएं जो विवाह ना करके स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? छंदवासिनी। तो ये एक मौर्यकालीन समाज से रिलेटेड टर्म है, ये एक मौर्यकालीन समाज से रिलेटेड टर्म है। क्या कर पाएंगे आप लोग? अब अगर आप लोग से पूछा जाए रूपा जीवा बताइए, बता देंगे? छंदवासिनी पूछे, बता देंगे? चलिए आइए, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र, मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र था। पूछेगा मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कहां कहां था? तो फर्स्ट तक्षशिला, दूसरा उज्जैन एवं तीसरा वाराणसी। वाराणसी। तो तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी ये मौर्य काल के शिक्षा का केंद्र था। तो मौर्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कहां कहां था? ये प्रश्न अब कर पाएंगे हम लोग। बताइए, सीधा प्रश्न और उसका सीधा आंसर। क्या कोई कष्ट है आप लोगों को? समझ पा रहे हैं भाई आप लोग? नोट्स कर रहे हैं? इसको नोट बनाइए। नोट जब तक नहीं बनाएंगे रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और बिना रिवीजन का जीएस तो एकदम अच्छा नहीं होना है। जीएस मजबूत करने के लिए आप लोग को नोट्स बनाना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। और हम बार बार कहते हैं कि जो आलसी बच्चे हैं वो पीडीएफ का इंतजार कीजिए। पीडीएफ भी हम डाल ही रहे हैं लगातार आप लोगों को। क्लियर है? तो चलिए इस समय अब देखिए शिक्षा का विषय क्या था। शिक्षा का विषय अगर आप लोग से पूछे कि मौर्य काल में शिक्षा का विषय क्या था, तो फर्स्ट है धर्म, दर्शन,
व्याकरण, अर्थ और राजनीति, ये शिक्षा के विषय थे। तो शिक्षा का विषय अगर पूछे तो क्या बताएंगे? धर्म, दर्शन, व्याकरण, अर्थ एवं राजनीति। तो ये शिक्षा के केंद्र हुए और ये शिक्षा का विषय हुआ। क्लियर है? चलिए, इस समय प्रौद्योगिकी शिक्षा, ध्यान रखिएगा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, कौन शिक्षा? प्रौद्योगिकी शिक्षा भी प्रचलित था। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शिक्षा भी प्रारंभ हुआ था। किस काल में? तो मौर्य काल में। क्लियर है? अब आइए, अगर आप लोग से पूछे मौर्य काल में, किस काल में भाई? मौर्य युग में मनोरंजन के साधन थे, मनोरंजन के साधन थे। मौर्य युग में मनोरंजन के साधन क्या थे? तो प्रेक्षागृह, जिसको हम लोग रंगशाला कह सकते हैं, प्रेक्षागृह, जुआ, शराब, शिकार इत्यादि। तो ये सब मनोरंजन के साधन थे मौर्य समाज के। क्लियर है? तो आज हम आप लोगों को मौर्य समाज के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो बताए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बताने के लिए तो बहुत सारा है बात, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन उसी फैक्ट्स की चर्चा हम यहां आप लोगों के साथ किए हैं जो परीक्षोपयोगी है, जो आपको परीक्षा में काम आने वाला है। क्लियर? तो चलिए मित्रों, फिर अगले क्लास में हम करते हैं आप लोगों का मौर्य अर्थव्यवस्था और मौर्य के पतन का कारण। ये दो तथ्य को अगर हम लोग कर लेते हैं तो फिर हम लोगों का ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम एक नया टॉपिक्स, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उलझा हुआ टॉपिक्स आप लोग को पढ़ाएंगे, और वो होगा प्राग ऐतिहासिक काल। कौन काल भाई? प्राग ऐतिहासिक काल। क्लियर है? तो तैयार रहिए, बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक्स है जिसको हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि अगर मेरे साथ आप बने रहे तो निश्चित तौर पर वह गुत्थी आपका सुलझ जाएगा और लगेगा कि अब यहां से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो छूटेगा नहीं। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।